जो मैं एक बार फिर खुशामदीद। और अब वो तनाज़ा जिसने मिडल ईस्ट को इस वक्त अपनी लपेट में ले रखा है, ईरान की जानिब से जिस तरह इसराइल को टारगेट किया गया, उस बारे में मुसद्दका इत्तलात नहीं है कि इसराइल के अंदर जानी और माली नुकसान कितना हुआ। मुतज़ाद दावे किए जा रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ अमरीका ने यह पैगाम दिया है कि वो इसराइल के साथ खड़ा है। मीनवाइल इसराइल का ये कहना था कि अब वो रिस्पॉन्स के लिए वक्त और जगह का इंतखाब खुद करेगा। हम देख रहे हैं कि लेबनान में इसराइल की जानिब से कार्रवाइयां शुरू की जा चुकी हैं और वहां शहादतों की भी इत्तलात हैं। इसके अलावा शाम और इराक में भी मुख्तलिफ मकामात को निशाना बनाए जाने की इत्तलात है। लेकिन नजम सेठी साहब ने इस सूरत हाल के हवाले से जो प्रिडिक्ट किया था एक हफ्ता पहले जब ईरान की जानिब से अटैक किए गए थे, तो वो क्या था, क्या प्रिडिक्शन थी, और फिर आगे का हाल भी हम जानेंगे। ईरान को इन्वॉल्व करने में इन बिगर वॉर, वो तो इसराइल का ऑब्जेक्टिव काफ़ी अरसे से है कि किसी तरीके के साथ ईरान को उस लेवल पे प्रोवोकेशन की जाए कि वो एक्सक्यूज़ मिल जाए इसराइल को कि उसको अटैक करे, और स्पेशली न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस, जो कि अमेरिका का भी ऑब्जेक्टिव है कि न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को नॉकआउट किया जाए। तो मगर ईरान इतना प्रोवोक नहीं हुआ। वो चाहते हैं कि ईरान प्रोवोक होके और कोई एक्सटेंड करे रेजिस्टेंस, जिस फिर इसराइल अटैक करे ईरान को। ईरान इज़ इन वेरी सीरियस ट्रबल। इसराइल इज़ नॉट इन ट्रबल, अमेरिका इज़ नॉट इन ट्रबल, ईरान इज़ इन ट्रबल। ईरान इसलिए इन ट्रबल में है कि अगर वो कुछ रेजिस्ट करते हैं, कुछ प्रोवोक और करते हैं, लड़ते हैं, मिसाइल्स मारना शुरू कर देते हैं, तो दैट विल गिव इजराइल द एक्सक्यूज टू डू व्हाट दे वांट टू डू। इजराइल के जहन में ये है बात कि हमने गाज़ा तो साफ़ कर दिया, हमास को भी हमने आधा कर दिया ये, मगर ईरान और हिजबुल्लाह जो है वो वैसे ही सॉलिड है अभी भी। वी नीड टू वीकन ईरान, मगर हिजबुल्लाह को हम आधा अगर कर दें और उनको डिस्ट्रॉय कर दें, अच्छा, तो देन हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है इन द मिडल ईस्ट। ईरान कम्प्लीटली आइसोलेट हो जाता है। फुल गाज़ा को, वो वेस्ट बैंक को, गाज़ा को क्लीन आउट करके उसको भी अब कॉलोनाइज करना चाह रहे हैं, और इसराइल के बॉर्डर्स को एक्सटेंड करना चाह रहे हैं। अब अगला बॉर्डर जो है नॉर्दर्न, वो जाके सदर्न लेबनान को मिलता है जी। तो वहाँ भी मेरा ख्याल है ये चाहेंगे कि अंदर घुस के तो एक एरिया जो है लेबनान का वो भी ऑक्यूपाई कर लें, अच्छा, एज अ बफर जोन। अच्छा सेठ साहब, जैसे आपने जुनूबी लबनान का तस्करा किया, जुनूबी लबनान में जो सोर्सेज हैं, डिफरेंट इसराइली फोर्सेस के सोर्सेज हैं, उन्होंने स्काई न्यूज को ये बताया कि ओदेसिया एक कस्बा है जुनूबी लबनान में, जहां ग्राउंड ऑफेंसिव की कोशिश इसराइली फोर्सेस की तरफ से की गई, तो रेजिस्ट उसको हिजबुल्लाह ने किया, एग्जैक्टली जैसे आप हमें बता रहे थे। अब नेक्स्ट आप क्या देख रहे हैं? तीसरी जंग अजीम की दस्तक पूरी दुनिया समझ रही है कि अब सुनाई दे रही है, और यह एक ऐसी जंग होगी जो मुख्तलिफ खितों को अपनी लपेट में ले सकती है। इसमें रशिया और चाइना पूछ सकते हैं, अमेरिका पाकिस्तान पे दबाव डाल सकता है कि आप हमारे साथ हैं या हमारे खिलाफ। क्या समझते हैं आप, क्या अब इसराइल का जवाब कैसा होगा, नपा तुला, या वाकई वो बहुत हार्ड आएगा इस इंतकाम की आड़ में? देखिए, मैं समझता हूँ कि बड़ा हार्ड रिस्पॉन्स आएगा, नंबर वन। नंबर दो, कि आपने देखा कि ममालिक सारे, उनका बयान आ गया है कि अरे हम तो न्यूट्रल रहना चाहते हैं। तो उससे बड़ा क्लियर हो गई बात कि ईरान आइसोलेट हो जाएगा, और इसराइल के पीछे वेस्टर्न पावर्स हैं, स्पेशली द यूनाइटेड स्टेट्स। ये जो यूनाइटेड स्टेट्स वाले कह रहे हैं ना जी, हम तो कहते हैं कि न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को मत अटैक करें आप, नॉनसेंस। ये बोल्टन जैसे वहां लोग हैं, और बड़े लोग हैं हार्ड लाइनर्स अमेरिका में, जो कहते हैं मौका अच्छा आ रहा है, अगर करना ही है तो करो इसको, नॉकआउट द न्यूक्लियर। देखिए, आज अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स होते तो आपका ख्याल है इसराइल ने ये कुछ करना था? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसलिए अब जो रैशनल है, जो लॉजिक है कि ये अच्छा मौका है, ईरान ने मिसाइल्स मारे हैं, हम कहते हैं खास डैमेज नहीं हुआ, फिर वो कहते हैं नहीं नहीं हमने तो उनके एयरबेस को अटैक किया है, 4 जगह पे किया है, ये किया है, वो किया है। तो अब इसराइल की तरफ से आ गया ना कि फिर अब हम बहुत हार्ड एक रिस्पांस देंगे, डिसप्रोपोर्शनेटली। ये भी सारे कह रहे हैं कि, तो अब बात यह है कि इसराइल तो करेगा। वो देखिए, मैंने आपसे पहले कहा था, जिस मुल्क ने 50,000 लोग मार दिए हैं, अब वो रुकेगा नहीं यहाँ। अब वो पूरा अपना मकसद जो है ना वो पूरा करेगा। उधर नेतान्याहू जो है उसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तैयार बैठा है, और वो जितनी देर तक जंग चलेगी, और अगर वो जंग में ऐसी जीत खाता है तो वो तो फिर प्राइम मिनिस्टर रह जाएगा ना, उसको कौन रिमूव करेगा? तो उसके जाती इंटरेस्ट भी, पार्टी पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी, और इसराइल स्टेट के
पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट भी सारे इस वक्त इकट्ठे हो गए हैं अंडर वन अम्ब्रेला। तो दैट इज व्हाई आई सेड कि शॉर्ट टर्म में इट्स ईरान दैट इज इन ट्रबल। अब ईरान को के ऊपर अटैक आएगी, पहले तो मैं समझता हूँ कि हिजबुल्लाह के ऊपर वो करेंगे, और मेरा ख्याल है ईरान को और प्रोवोक करेंगे। ईरान को पूरी प्रोवोकेशन नहीं हुई, और प्रोवोक करेंगे, मगर वो एक आखिरी स्टेज होगी। एंड यू नो, हो सकता है उन्होंने कोई असैसिनेशंस भी प्लान किए हों ईरान के अंदर, और असैसिनेशंस, बिकॉज देखिए अब ये क्लियर होगी ना बात कि इसराइल ने इन्फिल्ट्रेट कर लिया है ईरान के अंदर, जो ईरान की नेशनल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको इन्फिल्ट्रेट किया हुआ है। अब अभी एक्स प्रेसिडेंट अहमद साहब का बयान आया है कि जी इसराइल ने हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज आई.ई. ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसीज को इन्फिल्ट्रेट किया हुआ है। देखिए मनी इज अ वेरी बिग इशू, एंड सो देयरफॉर ग्रीड, एंड ये कभी कभी ये चीजें कामयाब हो जाती हैं। दिस इज व्हाट स्पाइंग इज ऑल अबाउट, टर्निंग पीपल, गेटिंग इंफॉर्मेशन, और मोल्स होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब अगर उन्होंने और असैसिनेशंस कैरी आउट कर दिए ईरान के अंदर, तो फिर ईरान कहाँ जाएगा? फिर और भी ज्यादा सख्त रिस्पॉन्स करना पड़ेगा। तो जितना रिस्पॉन्स ईरान करता है टू अ प्रोवोकेशन बाय इसराइल, इसराइल को मौका मिल जाता है टू डू अ हार्डर रिस्पॉन्स। तो ये मामला उस तरफ चल रहा है। आई फियर दैट ये इवेंचुअली ये ना हो कि वो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को अटैक करें, बट आई थिंक उससे पहले इट इज क्वाइट पॉसिबल कि और असैसिनेशंस हों, हिजबुल्लाह की भी और ईरान के अंदर भी, उनके साइंटिस्ट्स, उनके और लोग, आई थिंक दे आर, उनके हेड ऑफ इंटेलिजेंस, उनके ऑपरेटिव्स, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के लोग, इट्स क्वाइट पॉसिबल कि अब इसराइल उस किस्म की जगह जंग करेगा। तो आपके ख्याल में इस सूरत हाल को कंट्रोल करने में कौन किरदार अदा कर सकता है, अमेरिका, रशिया या चाइना? रशिया चाइना तो कुछ भी नहीं कर सकते, और रशिया का चाइना का तो प्रॉब्लम यूक्रेन में चल रहा है ना, आपने देखा, एंड अमेरिका की वजह से वहां वो सोल्यूशन नहीं निकल रही। यूरोपियंस भी चाहते हैं वॉर कंटिन्यू करे वहां, अमेरिका भी ये चाहता है, तो इसलिए रशिया ने तो अभी यहाँ तक आ गया कि उसने न्यूक्लियर थ्रेट्स करनी शुरू कर दी, हम तो न्यूक्लियर वेपन्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ सो आई डोंट थिंक दे आर इन प्ले इन प्ले हियर। वो सवाल ये कि ईरान को मॉरल सपोर्ट या हथियार दें, आर्मामेंट सप्लाई करें, ये करें, वो हो सकता है, और वो रशिया कर सकता है, चाइना तो वो भी नहीं कर सकता, या नॉर्थ कोरिया कर सकता है, मगर वो भी वाया रशिया ही होगा। सो अब बात ये है कि आई फियर कि ईरान आइसोलेट होता जा रहा है, तो इसलिए आई थिंक इसराइल नोज दिस, एंड देयरफॉर आई थिंक टेस्टिंग टाइम्स फॉर ईरान। और ये भी हैरत अंगेज है कि सेंस करने और कैलकुलेट करने के बावजूद, यानी आपने भी अपने तज्जिए में कहा कि ईरान को प्रोवोक करने के लिए इसराइल की जानिब से ऐसे इकदाम किए जा रहे हैं, किस तरह से लीडर्स को टारगेट किया जा रहा है। ये हैरत अंगेज है कि ईरान ने इस तरह का काम क्यों किया। और ये भी स्पेकुलेट किया जा रहा है कि रशियन प्राइम मिनिस्टर, एक हाई लेवल डेलीगेशन ने 30 सितंबर को ईरान का, तेहरान का दौरा किया, जिसके बाद शायद उसकी शय ईरान ने ऐसा इकदाम किया हो। लेकिन इसके आने वाले दिनों में आलमी सियासत पर और मईशत पर क्या असरात होंगे? सिटी साहब, आपसे ये तजिया जानना बहुत अहम है, लेकिन वक्त हमारे पास खत्म हो गया। तो मैं चाहूंगी कि जो व्यूअर्स हैं वो अपने सवालों के जरिए आपसे कुछ जानना चाहें मजीद, तो ये नंबर आपके सामने है स्क्रीन। मोटी बात कर रही हूँ जाने से पहले जी, वी आर एट द मोमेंट, हमें सस्ता तेल मिल रहा है। अगर ये वॉर, इस किस्म की चीज शुरू हो गई और क्राइसिस हो गई, तो तेल की कीमत बढ़नी शुरू हो जाएगी, और अगर तेल की कीमत बढ़ गई तो पाकिस्तान की मईशत के ऊपर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होगा उसका। हाँ, और इस हवाले से ऑलरेडी इतलात हैं कि ये कीमत बढ़ना शुरू हो चुकी है। तो ये खतरे की घंटियां बज रही हैं। मिडिल ईस्ट क्राइसिस से ये ग्लोबल क्राइसिस में भी बदल सकता है।